इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से, जहां पर तट से टकराया है तूफान यास। उड़ीसा के भद्रक से ये टकराया है और थोड़ी देर पहले यानी तकरीबन 9 बजे के करीब इसका लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई। जो आई ऑफ द स्टॉर्म होता है, यानी कि जब तो चक्रवात बनता है तो उसके अंदर जो एक गोलाकार क्षेत्र होता है वो दरअसल जब टकराता है तब हम ये मानते हैं कि दरअसल लैंडफॉल शुरू हो गया है। और जब वो पूरी तरीके से टकरा चुका होता है तब फिर बारिश का एक बड़ा सिलसिला शुरू हो सकता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि की है। तूफान के टकराते ही लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई और अब कई जगहों से रिपोर्ट है कि तेज़ बारिश हो रही है। उड़ीसा के चांदीपुर और बालासोर जिले के धमरा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में भी तेज़ हवा के साथ बारिश है। बेहद खतरनाक हो चुके यास तूफान के दोपहर तक उड़ीसा के पारादीप और सागर आइलैंड के बीच से गुजरने की आशंका है। यास तूफान बंगाल के तट से भी गुजरेगा। एहतियात के तौर पर कोलकाता एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। सेना की भी तैनाती की गई है। तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ ने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से 115 टीमों की तैनाती की है, जिनमें से 52 उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 45 टीमें शामिल हैं। इससे पहले चक्रवात को देखते हुए रेलवे ने 24 मई से 29 मई के बीच चलने वाली 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तूफान को देखते हुए 10 लाख से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और दीघा में मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में हमारे सहयोगी मनीष कुमार। सुबह से ही लगातार वहां की तस्वीरें वो हमको दिखा रहे हैं। मनीष, यहाँ पर दीघा में हम जानते हैं कि किस तरह से शहर के अंदर भी पानी घुस आया था, हाई टाइड समंदर की। अब जबकि 9 बजे ओडिशा के भद्रक जिले में ये तूफान टकरा गया है, किस तरह के हालात दीघा में है और जो इलाका आपका पड़ता है जहां ये लैंडफॉल हुआ है वो कितनी दूरी पर है, ये भी बताएं। वो यहाँ से करीब 140 किलोमीटर दूर है और लैंडफॉल की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इसी के कारण आप देख सकते हैं कि दीघा में सुबह से बारिश जो थम कर हो रही थी, अब यहाँ पर बारिश धीरे धीरे तेज़ हो रही है और हवा भी काफ़ी तेज़ हो गया है अभी। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 3-4 घंटे जो है बारिश इसी तरीके से होगी, हवाएं ऐसे ही चलेगी। दोपहर के बाद 4 बजे के बाद जो है सिचुएशन थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा, बारिश भी थमेगी। और ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये जो इस बार जो हाई टाइड है, हाई टाइड के कारण पूरा जो पानी है, सबसे कम पानी जो है वो शहरी इलाकों में, शहरी इलाकों में आया है। पिछले साल अम्फन में भी हम यहीं पर थे जया, यहाँ से हम समुद्री तट के पास थे, लेकिन पानी कभी शहर के इलाकों में ओवरटॉप नहीं किया था, लेकिन अभी है। और जब तक अब बारिश नहीं रुकती है और ये हाई टाइड कम नहीं होता है, तब तक इस पानी को फिर वापस जो है समुद्र में, जो यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो उसे वापस रिवर्स ड्रेन आउट नहीं कर सकते हैं। जया जी मनीष, ये एक बात और है, वो ये कि क्या अभी तक रिपोर्ट मिल पाई है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किस किस्म का नुकसान हुआ है? हालांकि ये बहुत शुरुआती वक्त है जब इस तरीके का कोई अंदाज़ा लगाए। निश्चित रूप से आपको भी मालूम है अभिषेक कि जब तूफान आता है और जब बारिश होती है, हाई टाइड होता है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन का जो ट्रेल होता है, डिस्ट्रक्शन का जो दौर है वो शुरू होता है। और अभी ये करीब पिछले 2-3 घंटे से ज़्यादा से ये इसकी शुरुआत हो चुकी है और अगले 4-5 घंटे के बाद ही इसका असल में इसके बारे में पता चल पाएगा। हालांकि जो एक तूफान आने के बाद जो पेड़ गिरते हैं, बिजली के खंभे गिरते हैं, ये सारा चीज़ कई जगहों से इसकी रिपोर्टें आ रही हैं। कल शाम में बंगाल में एक जगह पर इलेक्ट्रोक्यूशन से जो है बिजली के करंट लगने से 2 लोगों की मौत हुई। अभी जो खबर है कि साउथ 24 परगना में जो है स्थिति काफ़ी वहाँ पर पानी के कारण और इस तूफान के कारण काफ़ी जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पर लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। लेकिन हाँ, कितना डैमेज हुआ है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसका जो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एस्टिमेट है, उसे आने में अब कम से कम अभी से 4-5 घंटे लगेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि
कोलकाता में उस तरीके का डिस्ट्रक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है जैसा अम्फन के दौरान मिला था। हाँ। लेकिन दीघा के इलाके में जो पूर्वी मेदिनीपुर का इलाका है, ये पूर्वी मेदिनीपुर जिला में आता है अभिषेक, यहाँ पर पिछले साल की तुलना में ज़्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है। अभिषेक जी मनीष, आप सुबह से ही हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दीघा शहर की अलग अलग जगह जाकर। मनीष, क्योंकि आप पहले भी तूफान किस तरह से रहा है, अम्फन तूफान और ये सारे तूफान आपने कवर किए हैं, आपको तैयारियों के लिहाज से क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तूफान को पश्चिम बंगाल ने पहले भी अम्फन को झेला है, ऐसे में तैयारियों में कुछ अंतर नजर आ रहा है, ज्यादा तैयारियां की गई हैं और क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक तैयारियों का सवाल है तो निश्चित रूप से मैं आपको कहूँगा कि इस बात में कोई डिबेट नहीं हो सकता है कि हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए हर साल या हर आपदा या हर साइक्लोन के साथ हमने अपनी तैयारियों को पहले से बेहतर किया है, अपनी गलतियों से सीखा है और जो साइक्लोन से निपटने का है, इस बार भी जो मैंने देखा है कि जो पिछली बार की कई सारी चूक थी उसके सीखते हुए बंगाल की सरकार ने खासकर उसने पहले से ही आर्मी को स्टैंड बाई पे रखा था, फिर आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी कराया है। एनडीआरएफ के जवानों को जो दूर दराज के इलाके थे जहां पर उनको आशंका थी कि वहां पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है और वहां पर उनकी ज़रूरत है, उनको पहले से डिप्लॉय किया गया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं वो बिजली और मोबाइल, उनके लिए पहले से लोगों को स्टैंड बाई में रखा गया। ये हमने पिछले साल नहीं देखा। हालांकि मैं आपको पहले भी कल भी हमने बातचीत की थी, उड़ीसा में इसके एक तरह से कहिए उड़ीसा इन सभी मामलों में कई राज्यों से काफ़ी बेहतर है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान उन्होंने बहुत सारी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस शुरू की। अभिषेक, बिल्कुल आपको हम थोड़ा देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके कैमरे के जो लेंस हैं, तो हबीब हमारे जो साथी हैं आपके साथ, उनको आप कह दें कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव के वक्त में भी ये लेंस को साफ कर दें ताकि आपकी जो पीछे की हवाएं हैं वो हम दिखा पाएँ। तो अब हबीब ने कैमरा साफ कर दिया जी मनीष, अब आप मनीष साफ दिख रहे हैं, आपके पीछे भी दिखाई दे रहा है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, वही बात थी कि जो ये वाला जो तट है बंगाल की तरफ का, अब इसमें नुकसान शायद इस वजह से भी बहुत कम होता है क्योंकि लोगों की बसाहट उस तरीके से समंदर किनारे नहीं है जैसे कि हम अरब सागर की साइड में देखते हैं। तो एक तरीके से प्राकृतिक तौर पर भी लोग बहुत सालों से, बहुत दशकों से तैयार हैं क्योंकि वहाँ पे तूफान आते ही रहते हैं। निश्चित रूप से, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दीघा का इलाका है, यहाँ पर आपको ये टूरिस्ट का एक तरह से आप कह सकते हैं कि बंगाल के अंदर एक बड़ा ये अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर कम से कम इस छोटे से शहर में, छोटे से कस्बा ही आप कह सकते हैं, यहाँ 400 के करीब यहाँ पर छोटे बड़े होटल हैं, सैलानी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन दीघा का जो दूसरा पार्ट है, जो सुंदरबंस का इलाका है, वहाँ पर अभिषेक अभी भी जो हर बार वो छोटा तूफान हो, बड़ा तूफान हो, सुपर साइक्लोन हो, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जान माल की क्षति होती है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से एक जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है, ये जो सरकारों की कोशिश होती है कि कितना भी डैमेज हो जाए लेकिन लोगों के जान को बचाया जा सके, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे उड़ीसा ने बहुत हद तक कामयाबी पाई है। उड़ीसा में आप देखेंगे कि वहाँ पर बड़ा से बड़ा साइक्लोन भी आता हो तो बहुत ज़्यादा लोगों के जानमाल को क्षति नहीं पहुंचती है। लेकिन बंगाल में भी इस बार पुरजोर कोशिश की गई है कि आदमियों की जो उनकी जान है उसको बचाने के लिए उनको सेफ जगह पे ले जाया जाए, शेल्टर प्लेसेस में उनको जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और ये करीब पिछले 5-6 दिनों के दौरान ये सारी प्रक्रिया चलती रही। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका, दीघा से इन तस्वीरों के जरिए वहाँ का हाल बयां करने के लिए। किस तरह से वहाँ पर मनीष दिखा रहे हैं कि वहाँ दीघा में है, वहाँ बरसात भी हो रही है। लैंडफॉल की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे ओडिशा के भद्रक जिले से ये तूफान यास टकरा चुका है।